विकास के परम मूल्य में अपने विश्वास से पूंजीवाद अपने अव्वल दर्जे के आदेश का निष्कर्ष निकालता है। तुम्हें अपने मुनाफों का निवेश विकास की वृद्धि के लिए करना चाहिए। ज़्यादातर इतिहास के दौरान राजा और पुरोहित अपने मुनाफों की भड़कीले जश्नों, वैभवशाली महलों और अनावश्यक युद्धों पर लुटाया करते थे, या फिर वे अपनी स्वर्ण मुद्राओं को लोहे की तिजोरियों में तालाबंद कर उसको तहखानों में दफना दिया करते थे। आज परम भक्त पूंजीपति अपने मुनाफों का उपयोग नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने, कारखानों को विस्तार देने या कोई नया उत्पाद विकसित करने में करते हैं। अगर उनको खुद समझ में नहीं आता कि वे यह सब कैसे करें, तो वे अपना पैसा किसी बैंक कर्मी या साहूकार जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो यह कर सकता है। ये लोग उनके पैसे को विभिन्न उद्यमियों को उधार दे देते हैं। किसान गेहूं के नए खेतों को तैयार करने के लिए कर्ज लेते हैं। ठेकेदार इस उधार लिए गए पैसे से नई मकान बनाते हैं। ऊर्जा निगम इससे नए तेल क्षेत्रों की छानबीन करते हैं। हथियार बनाने वाले कारखाने इससे नए हथियार तैयार करते हैं। इन तमाम गतिविधियों से होने वाले मुनाफे इन उद्यमियों को ब्याज समेत कर्ज चुकाने में सक्षम बनाते हैं। अब हमारे पास न सिर्फ ज़्यादा मात्रा में गेहूँ, मकान, तेल और हथियार होते हैं, बल्कि और ज़्यादा पैसा भी होता है जिसे बैंक और निधि संस्थाएं फिर से कर्ज दे सकते हैं। यह चक्र कभी घूमना बंद नहीं करेगा, कम से कम पूंजीवाद के मुताबिक तो नहीं ही। हम कभी उस क्षण पर नहीं पहुंचे जब पूंजीवाद को कहना पड़े, बस हो गया, बहुत विकास हो गया। अब हम राहत की सांस ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूंजीवाद के चक्र के थमने की कभी कोई संभावना नहीं क्यों नहीं है, तो अपनी किसी ऐसे दोस्त से घंटे भर बात कीजिए जिसने $1,00,000 जमा कर लिया है और जो इस पर विचार कर रहा है कि उस पैसे का क्या किया जाए। बैंकों की ब्याज दरें इतनी कम है, यह शिकायत करेगा। मैं अपना पैसा उस बचत खाते में नहीं रखना चाहता जो महज 0.5% सालाना ब्याज देता है। मुमकिन है कि मैं इसको सरकारी बॉन्डों में लगाकर 2% कमा लूँ। मेरे चचेरे भाई रिची ने पिछले साल सिएटल में एक फ्लैट खरीदा था और अपने निवेश से वह अब तक 20% कमा चुका है। मुमकिन है मैं भी रियल इस्टेट में ही अपना पैसा लगाता, लेकिन आजकल हर कोई कह रहा है कि रियल इस्टेट का नया गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। इसलिए शेयर बाजार के बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरा एक दोस्त बता रहा था कि आजकल सबसे अच्छा सौदा एक ETF खरीद लेना है जो ब्राज़ील और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का अनुसरण करता है। वो सांस लेने के लिए पल भर रुकता है तो आप पूछते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन तुम अपने $1,00,000 से ही संतुष्ट क्यों नहीं हो? वो आपको मुझसे बेहतर ढंग से समझा पाएगा कि क्यों पूंजीवाद कभी नहीं थमेगा। यह सीख सर्वव्यापी पूंजीवादी खेलों की मार्फत बच्चों और किशोरों तक के दिमाग में जड़ जमा चुकी है। शतरंज जैसे पूर्वाधुनिक खेलों के पीछे एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था की कल्पना हुआ करती थी। आप 16 गोतियों के साथ शतरंज का खेल शुरू करते थे और आप इससे ज़्यादा गोतियों के साथ खेल समाप्त नहीं करते थे। बहुत दुर्लभ मामले में कोई प्यादा कभी कभी वजीर में बदल जा सकता है, लेकिन आप नए प्यादे नहीं रच सकते, नहीं अपने घोड़ों को पदोन्नति कर टैंकों में बदल सकते हैं। इसलिए शतरंज के खिलाड़ियों को कभी निवेश के बारे में नहीं सोचना पड़ता। इसके विपरीत बहुत से आधुनिक बोर्ड गेम और कंप्यूटर खेल निवेश और वृद्धि पर केंद्रित होते हैं। विशेष रूप से प्रभावशाली है मिनेक्राफ्ट, द सेटलर ऑफ कैटन या सीड मीयर का सिविलाइजेशन जैसे सभ्यतिक शैली के युक्तिपरक खेल। खेल की पृष्ठभूमि मध्य युग की, पाषाण युग की या किसी कल्पित परिकथा लोक की हो सकती है, लेकिन असूल हम हमेशा जस के तस बने रहते हैं और वे हमेशा पूंजीवादी होते हैं। आपका लक्ष्य कोई नगर, कोई राज्य या शायद कोई पूरी की पूरी सभ्यता बसाना हो सकता है। आप एक बहुत ही साधारण आधार जैसे कि महज एक गांव और उसके पास के खेतों की शुरुआत करते हैं। आपकी परिसंपत्तियां आपको गेहूं, लकड़ी, लोहे या सोने की शुरुआती आय मुहैया कराती है। फिर आपको यह आय का अक्लमंदी के साथ निवेश करना होता है। आपको सैनिकों जैसे अनुत्पादक किंतु तब भी जरूरी साधनों तथा और अधिक गांवों, खेतों और खदानों जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों के बीच चुनाव करना होता है। जीत की रणनीति आमतौर से अनुत्पादक अनिवार्यताओं पर कम से कम निवेश करते हुए अपनी उत्पादक परिसंपत्तियों में
इजाफा करते जाने की होती है। अतिरिक्त गांवों को बसाने का मतलब होगी कि अगली बार आपको ज़्यादा आय होगी, जिससे आप और ज़्यादा सैनिक रख सकेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आप उत्पादन में अपने निवेश को बढ़ा सकेंगे। जल्द ही आप अपने गांवों को उन्नत रूप देकर उनको नगरों में बदलते हुए विश्वविद्यालयों, बंदरगाहों और कारखानों की स्थापना कर सकते हैं। समुद्र और महासागरों में उतरकर उनमें खोज कर सकते हैं, अपनी सभ्यता बसा सकते हैं और खेल जीत सकते हैं। 9 का संलक्षण, आर्क सिंड्रोम। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था वाकई सदा विकसित होती रह सकती है? क्या अनंत इसके संसाधन चूक नहीं जाएंगे और धीरे धीरे वह थर नहीं जाएगी? विकास की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए हमें किसी तरह संसाधन के अक्षय स्रोत को खोजना अनिवार्य है। एक उपाय है नए देशों की खोज करना और उनको जीतना। सदियों तक यूरोप की अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार वाकई समुद्र पार की साम्राज्यवादी फतहों पर निर्भर रहा करता था, लेकिन पृथ्वी पर द्वीप और महाद्वीप तो आखिर सीमित मात्रा में ही है। कुछ उद्यमी अंततः नए ग्रह और आकाशगंगाओं तक की खोज की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन इस बीच आधुनिक अर्थव्यवस्था को अपने विस्तार का कोई बेहतर तरीका ढूंढना जरूरी था। यह विज्ञान है जिसने आधुनिकता को इसका समाधान उपलब्ध कराया है। लोमड़ी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती क्योंकि लोमड़ियाँ नहीं जानती कि ज़्यादा खरगोशों का उत्पादन कैसे किया जाए। खरगोश अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती है क्योंकि खरगोश घास को और ज़्यादा तेज़ी से नहीं उगा सकते, लेकिन इंसानी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है क्योंकि इंसान नई सामग्रियों और ऊर्जा के नए स्रोतों का पता लगा सकते हैं। कचौड़ी के निश्चित आकार का पारस्परिक दृष्टिकोण पहले से मानकर चलता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के संसाधन हैं, कच्चा माल और ऊर्जा। लेकिन वास्तव में संसाधन तीन तरह के हैं, कच्चा माल, ऊर्जा और ज्ञान। कच्चे माल और ऊर्जा की सीमा है, उनका जितना ही आप इस्तेमाल करते जाते हैं ये उतने ही कम पड़ते जाते हैं। ज्ञान इसके विपरीत एक उन्नतिशील संसाधन है, जितना ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही यह बढ़ता जाता है। सच तो यह है कि जब आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा लेते हैं तो वो आपको और अधिक माल और ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगर मैं अलास्का में तेल की खोज करने पर 10 करोड़ डॉलर लगाता हूँ और उसका पता लगा लेता हूँ, तो अब मेरे पास तो ज़्यादा तेल होगा, लेकिन मेरे नाती पोतों के पास उसकी मात्रा कम होगी। इसके विपरीत अगर मैं सौर ऊर्जा के अनुसंधान पर 10 करोड़ डॉलर खर्च करता हूँ और मैं इस ऊर्जा को उपयोग में लाने का एक नया और सक्षम तरीका निकाल लेता हूँ, तो मेरे तथा मेरे नाती पोते के पास ज़्यादा ऊर्जा होगी। हजारों साल तक विकास का वैज्ञानिक मार्ग अवरुद्ध रहा तो इसलिए क्योंकि लोगों का मानना था कि पवित्र पोथियों और प्राचीन परंपराओं में वो सारा ज्ञान पहले से मौजूद है जो दुनिया हमें उपलब्ध करा सकती है। ऐसी कोई कंपनी जिसको यह विश्वास हो कि दुनिया की सारे तेल क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है, वो तेल की खोज में समय और पैसा बर्बाद नहीं करेगी। इस तरह जो इंसानी संस्कृति यह विश्वास करती हो कि वह जानने लायक सब कुछ जानती है, वो नए ज्ञान की तलाश की परवाह नहीं करेगी। आधुनिकता के पहले की ज़्यादातर सभ्यताओं की हालत यही थी, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने मानव जाति को इस बचकाने यकीन से मुक्ति दिलाई। महानतम वैज्ञानिक खोज की अज्ञानता की खोज महानतम वैज्ञानिक खोज थी अज्ञानता की खोज। जैसे कि मनुष्य को इस बात का एहसास हो गया कि वो दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं, उनको नए ज्ञान की तलाश की बहुत अच्छी वजह मिल गई जिसने प्रगति के वैज्ञानिक मार्ग को खोल दिया। हर गुजरती हुई पीढ़ी के साथ विज्ञान ने ऊर्जा के नए स्रोत, नए किस्म के कच्चे माल, बेहतर यंत्रों और उत्पादन की अनूठी पद्धतियों का पता लगाने में मदद की। नतीजतन 2016 में मानव जाति की नियंत्रण में पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले ज़्यादा ऊर्जा और कच्चा माल है और उत्पादन आसमान छूता है। भाप के इंजन, आंतरिक ज्वलन इंजन और कंप्यूटर के बिना किसी पूर्व योजना के पूरे नए उद्योग को जन्म दे दिया। अगर हम 20 साल आगे के भविष्य में झाँक कर देखें तो हम पूरे विश्वास के साथ 2036 में आज की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन और उपभोग की उम्मीद कर सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला देंगे और हमारे निरंतर फैलते सुपरमार्केटों में नए प्रभाव खोल देंगे।
इसलिए संसाधनों की कमी पर विजय पाने का हमारे पास अच्छा अवसर है। पारिस्थितिकीय विनाश आधुनिक अर्थव्यवस्था का असल अभिशाप है। वैज्ञानिक तरक्की और आर्थिक उन्नति दोनों एक नाजुक जीवमंडल में घटित होते हैं, और जैसे ही उनकी शक्ति बढ़ती है वैसे ही आघात की तरंगें पारिस्थितिकी को अस्थिर बना देती है। दुनिया के हर व्यक्ति को दौलतमंद अमेरिकियों जैसा जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए हमें कुछ और ग्रह की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो यही एक ग्रह है। अगर प्रगति और वृद्धि का परिणाम पारिस्थितिकीय तंत्र के विनाश में होता है तो इसकी भीषण कीमत सिर्फ वेम्पायर, चमगादड़ों, लोमड़ी और खरगोशों को ही नहीं, सेपियंस को भी चुकानी पड़ेगी। पारिस्थितिकीय दुर्घटना आर्थिक विनाश, राजनीतिक उथल पुथल और मनुष्य के जीवन स्तर में गिरावट का कारण बन सकती है और मानव सभ्यता तक के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। हम प्रगति और वृद्धि की रफ्तार को धीमा करके इस खतरे को कम कर सकते हैं। अगर इस साल के निवेशक अपने पोर्टफोलियो पर 6% मुनाफे की उम्मीद करते हैं तो 10 साल में वे 3% मुनाफे से और 20 साल में मात्र 1% मुनाफे से संतुष्ट रहना सीख सकते हैं, और 30 साल में अर्थव्यवस्था वृद्धि करना बंद बन देगी और जो कुछ हमारे पास होगा हम उससे संतुष्ट होंगे। लेकिन वृद्धि का मजहबी पंथ इस तरह के विधर्मितापूर्ण विचार का सख्ती से विरोध करता है। इसकी बजाय वो हमें और भी तेजी से भागने की सलाह देता है। अगर हमारी खोजें पारिस्थितिकीय तंत्र को अस्थिर करती है और मनुष्यता को खतरे में डालती है तो हमें कोई ऐसी चीज़ खोजनी चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। अगर ओजोन की परत कमज़ोर पड़ती है और हमारे सामने त्वचा के कैंसर का खतरा पैदा करती है तो हमें बेहतर सनस्क्रीन और कैंसर के बेहतर इलाज का आविष्कार करना चाहिए, और इस तरह सनस्क्रीन की नई फैक्ट्रियों और नए कैंसर केंद्र को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर सारे नए उद्योग वातावरण और समुद्र को प्रदूषित करते हुए भूमंडलीय ताप में वृद्धि और सामूहिक विलुप्तियों का कारण बनते हैं तो हमें अपने लिए आवासीय दुनिया और उच्च तकनीकी शरण स्थल गढ़ने चाहिए जो हमें इस ग्रह के तप्त, निर्जन और नर्क की मानिंद प्रदूषित को जाने पर भी जीवन की तमाम अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सके। बीजिंग पहले ही इस कदर प्रदूषित हो चुका है कि लोग घर से बाहर निकलने से बचते हैं, और दौलतमंद चीनी घर के अंदर वायु को शुद्ध रखने वाली यांत्रिक प्रणालियों के लिए हजारों डॉलर का भुगतान करते हैं। अत्यंत दौलतमंद लोग तो अपने आंगनों तक में सुरक्षात्मक यंत्र लगवा लेते हैं। 2013 में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बीजिंग ने एक कदम और आगे बढ़कर टेनिस के अपने 6 कोर्टों पर खेल के मैदान के ऊपर 50 लाख डॉलर की लागत से एक विशाल गुंबज का निर्माण कर डाला है। यह स्कूल विदेशी राजनयिकों और उच्च वर्गीय चीनियों के बच्चों की सेवा में लगा हुआ है। दूसरे स्कूल भी इसी रास्ते पर बढ़ रही है और चीन का वायु शुद्धिकरण बाजार उछाल पर है। निश्चय ही बीजिंग की ज़्यादातर बासिंदे अपने घरों में इस तरह की विलासिता जुटाने की हालत में नहीं है, नहीं वे अपने बच्चों की इंटरनेशनल स्कूल में भेजने का खर्च ही उठा सकते हैं। मानव जाति अपने को दोहरी दौड़ में उलझा पा रही है। एक और हम खुद को वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को तेज करने के लिए विवश महसूस करते हैं। 1 अरब चीनी और 1 अरब हिंदुस्तानी मध्यम वर्गीय अमेरिकी की तरह जीवन जीना चाहते हैं, और उनको इसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती कि वे अपने इस ख्वाब को क्यों लटका कर रखें, जबकि अमेरिकी अपनी एसयूवी और शॉपिंग मॉल्स को त्याग देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर हमें पारिस्थितिक महायुद्ध से कम एक कदम आगे होना भी अनिवार्य लगता है। इस दोहरी दौड़ को बरकरार रखना साल दर साल और भी मुश्किल होता जाता है, क्योंकि वो हर दग जो दिल्ली के झोपड़पट्टी वासियों को अमेरिकी ख्वाब के और करीब लाता जा रहा है, वह इस ग्रह को खतरे के कगार पर भी ला रहा है। अच्छी बात यह है कि सैकड़ों सालों से मानव जाति में पारिस्थितिकीय विनाश का शिकार हुए बिना विकसित होती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाया है। इस प्रक्रिया में बहुत सी दूसरी प्रजातियां नष्ट होती रही और मनुष्य को भी कई आर्थिक संकट और पारिस्थितिकीय विपदाओं को झेलना पड़ा। तब भी हम अब तक किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुदरत का असूल भविष्य की कामयाबी की गारंटी नहीं देता। कौन जानता है कि विज्ञान एक साथ अर्थव्यवस्था को ठंडा पड़ने तथा पारिस्थितिकी को उबलने से रोकने में हमेशा सक्षम बना रहेगा, और चूंकि रफ्तार अपना बढ़ना जारी रखे हुए चूक के लिए उपलब्ध हाशिए लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं।
पहले अगर सदी में एक बार कोई विस्मयकारी आविष्कार पर्याप्त होता था, तो आज हमें हर दूसरे साल कोई चमत्कार पैदा करना जरूरी हो गया है। हमें इस बात की चिंता करने भी जरूरत है कि एक पारिस्थितिकीय महाविनाश के परिणाम मनुष्य के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इतिहास में कोई न्याय नहीं है। जब आपदा आती है तो गरीब हमेशा अमीरों की तुलना में बहुत ज़्यादा पीसते हैं। उस स्थिति में पीसते हैं जबकि इस त्रासदी को अमीरों ने अंजाम दिया होता है। भूमंडल का बढ़ता हुआ ताप पहले ही शुष्क अफ्रीकी मुल्कों के गरीबों के जीवन को संपन्न पश्चिमी लोगों से कई ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। विरोधाभास यह है कि विज्ञान की शक्ति स्वयं ही इस खतरे को बढ़ा सकती है, क्योंकि यह संपन्न को आत्मतुष्ट बनाती है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर ही विचार करें। ज़्यादातर अध्येताओं और उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या में राजनेताओं को भूमंडल के बढ़ते हुए ताप और उससे संभावित खतरे के परिणाम का एहसास है। तब भी यह स्वीकृति अब तक सार्थक ढंग से हमारे व्यवहार में तब्दीली लाने में कामयाब नहीं रही है। हम भूमंडल के बढ़ते हुए ताप के बारे में ढेरों बातें कहते हैं, लेकिन व्यवहार में मानव जाति इस विनाश को रोकने के लिए अनिवार्य कोई गंभीर आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक त्याग करने की इच्छुक दिखाई नहीं देती। 2000 और 2010 के बीच के उत्सर्जन बिल्कुल भी कम नहीं हुए। इसके विपरीत ये 1970 और 2000 के बीच के 1.3 के मुकाबले 2.2% की सालाना दर से बढ़े ही हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर 1997 की क्योतो संधि का लक्ष्य भूमंडलीय ताप को रोकने की बजाय महज उसकी रफ्तार को कम करना था। लेकिन दुनिया के अव्वल दर्जे के प्रदूषण फैलाने वाले मुल्क संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि को मंजूर करने से इनकार कर दिया था, और इसने अपनी आर्थिक वृद्धि में अड़चन पैदा होने के वजह से अपने उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने की कोई कोशिश नहीं की है। दिसंबर 2015 के पेरिस समझौते में के और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी तक सीमित रखने का आह्वान करते हैं। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक बहुत से तकलीफदेह उपायों को सुविधाजनक ढंग से 2030 के बाद तक के लिए, या यहाँ तक कि 21वीं सदी के दूसरे अर्ध तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, और इस तरह इस पूरे झमेले को बहुत कारगर ढंग से अगली पीढ़ी पर टाल दिया गया है। मौजूदा प्रशासन पर्यावरण का हिमायती दिखने के सारे राजनीतिक फायदे तत्काल बटोरने में सक्षम है, जबकि उत्सर्जनों को कम करने की भारी राजनीतिक कीमत की वसीयत भावी प्रशासनों को सौंप दी गई है। तब भी जिस वक्त यह वाक्य लिखा जा रहा था, यह बात कतई स्पष्ट नहीं थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे मुल्क पेरिस समझौते को मंजूर और क्रियान्वित करेंगे या नहीं। बहुत सारे राजनेताओं और मतदाताओं का मानना है कि जब तक अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रहती है, वैज्ञानिक और इंजीनियर हमें कयामत से बचाए रखेंगे। जब जलवायु परिवर्तन का सवाल उठता है तो वृद्धि में सच्चा विश्वास रखने वाले बहुत से लोग चमत्कार के घटित होने की उम्मीद पर नहीं करते, बल्कि वे यह मानकर ही चलते हैं कि चमत्कार होकर रहेगा। मानव जाति के भविष्य को इस विश्वास पर दांव पर लगाना किस तरह बुद्धिमत्ता है कि भविष्य के वैज्ञानिक इस ग्रह को बचाने का कोई अज्ञात उपाय खोज ही लेंगे। दुनिया को चलाने वाले ज़्यादातर राष्ट्रपति, मंत्री और सीईओ बहुत बुद्धिमान हैं। वे इस तरह का जुआ क्यों खेल रहे हैं? हो सकता है कि वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता कि वे इस जुए में अपने निजी भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। अगर स्थिति बद से बदतर हो जाती है और विज्ञान प्रलय को न भी रोक सके, तो कम से कम इंजीनियर तो उच्च वर्ग के लिए एक उच्च तकनीकी नोवा की नौका तैयार कर ही लेंगे, भले ही वे अरबों दूसरे लोगों को डूबने के लिए छोड़ दें। इस उच्च तकनीक नौका में विश्वास फिलहाल मानव जाति और समूचे पारिस्थितिकीय यंत्र के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो लोग उच्च तकनीकी नौका में विश्वास रखते हैं, उनको वैश्विक पारिस्थितिकी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। ठीक वैसी जगह से कि जो लोग मरणोत्तर स्वर्ग में विश्वास रखते हैं, उनको परमाणु हथियार नहीं सौंपे जाने चाहिए। और गरीबों के बारे में क्या कहा जाए? वे क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? अगर कभी प्रलय आता है तो उसकी पूरी कीमत तो उन्हीं को चुकानी पड़ेगी, लेकिन वे आर्थिक रुकावट की कीमत चुकाने वाले भी व्यक्ति होंगे। एक
पूंजीवादी दुनिया में गरीब के जीवन में तभी सुधार आता है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती कि वे भविष्य के पारिस्थितिकीय खतरों को कम करने की दिशा में उठाए गए किन्हीं ऐसे कदमों का स्वागत करेंगे जो मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को धीमा करने पर आधारित हो। पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन जो लोग अपने मकान का किराया नहीं चुका पाते वो बर्फ की चोटियों के पिघलने को लेकर चिंतित होने की बजाय अपने ओवरड्राफ्ट को लेकर ज़्यादा चिंतित है। चूहा दौड़। अगर हम पर्याप्त तेज रफ्तार से दौड़ना जारी भी रखते हैं और किसी तरह आर्थिक ध्वंस तथा पारिस्थितिकीय दुर्घटना को रोकने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी यह दौड़ स्वयं भी बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करने वाली है। व्यक्तियों के लिए इसका परिणाम उच्च स्तरीय दबाव और तनाव के रूप में सामने आता है। आर्थिक वृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति की कई सदियों के बाद जीवन को क्षोभ मुक्त और शांतिपूर्ण होना चाहिए था। कम से कम अत्यंत विकसित देशों में तो होना ही चाहिए था। मगर हमारे पूर्वजों को हमारे पास उपलब्ध औजारों और संसाधनों का पता होता तो उन्होंने यह अनुमान लगाया होता कि हम तमाम यातों और चिंताओं से बरी होकर स्वर्गीय शांति का आनंद ले रहे होंगे। सच्चाई बिल्कुल भिन्न है। हमारी तमाम उपलब्धियों के बावजूद हम और अधिक उत्पादन करने का निरंतर दबाव महसूस करते हैं। हम खुद को, अपने बॉस को, साहूकार को, सरकार को और स्कूल प्रणाली को दोष देते हैं, लेकिन यह दरअसल इनका दोष नहीं है। यह दोष उस आधुनिक सौदे का है जिस पर हम जन्म लेने साथ ही हस्ताक्षर कर देते हैं। पूर्व आधुनिक दुनिया में लोग समाजवादी नौकरशाही के निचले दर्जे के लिपिक के समान हुआ करते थे। वे अपने कार्ड पंच करते थे और फिर कुछ करने के लिए किसी दूसरे का इंतजार करते थे। आधुनिक दुनिया में हम इंसान सारा काम खुद करते हैं, इसलिए रात दिन निरंतर दबाव में बने रहते हैं। सामूहिक स्तर पर यह दौड़ अनवरत उथल पुथल के रूप में सामने आती है। जहाँ पहले सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं सदियों तक टिकी रहा करती थी, आज हर पीढ़ी पिछली दुनिया को नष्ट कर देती है और उसके स्थान पर एक नई दुनिया खड़ी कर देती है। जैसा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शानदार तरीके से कहता है कि आधुनिक दुनिया सकारात्मक रूप से अनिश्चय और अशांति की मांग करती है। सारे तयशुदा रिश्ते और पूर्वाग्रह धारा में बह जाते हैं और नए ढांचे मजबूती हासिल करने के पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। जो कुछ भी ठोस है वो सब हवा में घुल जाता है। इस तरह की उथल पुथल से भरी दुनिया में रहना आसान नहीं है और इसको नियंत्रित करना तो और भी कठिन है। इससे आधुनिकता को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि इस दौड़ द्वारा पैदा किए जा रहे सारे तनाव और अराजकता के बावजूद इंसान इस दौड़ से बाहर होने की कोशिश ना करे, न तो व्यक्तिगत स्तर पर और न ही सामूहिक स्तर पर। इसके लिए आधुनिकता वृत्ति को एक ऐसे परम मूल्य के रूप में कायम रखती है जिसकी खातिर हमें हर तरह की कुर्बानी करनी चाहिए और हर तरह का खतरा उठाना चाहिए। सामूहिक स्तर पर सरकारों, कंपनियों और संगठनों को अपनी कामयाबी को वृद्धि की पदावली में मापने को और संतुलन से ऐसे भयभीत रहने को प्रोत्साहित किया जाता है जैसे वह शैतान हो। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निरंतर अपनी आय और अपने जीवन स्तर को बढ़ाते रहने की प्रेरणा दी जाती है। अगर आप अपनी मौजूदा हालत से पूरी तरह संतुष्ट भी है तब भी आपको और ज़्यादा की चाह करना चाहिए। कल की विलासिताएं आज की अनिवार्य ज़रूरतें बन जाती है। अगर कभी आप एक कार और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ 3 कमरों वाले अपार्टमेंट में रह सकते थे तो आज आपके लिए 2 कारों और कई सारे आईपॉड्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोनों के साथ 5 कमरों वाले अपार्टमेंट जरूरी है। व्यक्ति को और ज़्यादा भी ही चाह के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं था। इंसानों में लालच आसानी से आ जाती है। बड़ी समस्या राज्य और गिरजाघरों जैसी सामूहिक संस्थाओं के इस नए आदर्श को अपनाने के लिए राजी करने की थी। सहस्राब्दियों तक समाज वैयक्तिक आकांक्षाओं को नियंत्रित करने और उनको किसी तरह से संतुलन में लाने की कोशिश करते रहे थे। यह बात भली भांति विदित थी कि लोग अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा की आकांक्षा करते थे, लेकिन जब कचौरी का आकार निश्चित था तो सामाजिक समरसता संयम पर निर्भर करती थी। धन का लालच बुरा माना जाता था। आधुनिकता ने दुनिया को उलट कर रख दिया। इसने मानव समूह को इस बात का कायल बनाया कि संतुलन अराजकता से ज़्यादा डरावना है और चूंकि धन का लालच वृद्धि के लिए ईंधन का काम करता है, यह एक कल्याणकारी बल है।
तदनुसार आधुनिकता ने लोगों को और ज़्यादा की चाहत के लिए उत्प्रेरित किया और उन सदियों पुराने अनुशासनों को तोड़ दिया जो लालच पर अंकुश लगाते थे। इससे पैदा हुई व्यग्रताओं की काफ़ी हद तक शांत करने का काम मुक्त बाजार पूंजीवाद ने किया, जो इस खास विचारधारा के इस कदर लोकप्रिय हो जाने की एक वजह है। पूंजीवाद विचारक हमें बार बार यह कहकर शांत करने की कोशिश करते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर होती रहे, बाजार का अदृश्य हाथ बाकी सारी चीज़ों को संभाल लेगा। पूंजीवाद ने इस तरह उस एक अति लोलुप और अराजक व्यवस्था का पवित्रीकरण किया जिसमें बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है और कोई नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है और हम कहाँ भागे जा रहे हैं। मुक्त बाजार पूंजीवाद की निंदा आजकल बौद्धिकों की कार्यसूची में सबसे ऊपर है। चूँकि पूंजीवाद का हमारी दुनिया पर वर्चस्व है, इसीलिए इसके पहले कि इसकी बुराइयां किसी प्रलयंकारी विनाश का कारण बने, हमें सचमुच ही इन बुराइयों को समझने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह न हो कि पूंजीवाद की आलोचना हमें इसके हितकारी पक्ष और उपलब्धियों के प्रति अंधा बना दे। अभी तक यह एक विस्मयकारी सफलता रही है। कम से कम अगर हम भविष्य की संभावित पारिस्थितिकीय दुर्घटना की उपेक्षा कर दे और अगर आप सफलता को उत्पादन और वृद्धि के पैमाने से नापें तो हो सकता है कि हम एक तनावपूर्ण और अराजक दुनिया में रह रहे हों, लेकिन ध्वंस और हिंसा से भरी कयामत की भविष्यवाणियाँ सच साबित नहीं हुई है, जबकि चिरस्थायी वृद्धि और वैश्विक सहयोग के चौंका देने वाले वादे पूरे हुए हैं। यद्यपि हम कभी कभार आर्थिक संकटों और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का सामना करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक स्तर पर पूंजीवाद ने न केवल किसी तरह अपने प्रभाव को बरकरार रखा है, बल्कि अकाल, महामारी और युद्ध पर लगाम कसकर रखी है। हजारों सालों तक पुरोहित, रब्बी और मुफ्ती यह समझाते रहे कि मनुष्य अकाल, महामारी और युद्ध पर अपने बूते पर काबू नहीं पा सकते। इसके बाद बैंककर्मी, निवेशक और उद्योगपति आए और 200 साल के भीतर उन्होंने ठीक यही कर दिखाया। इसलिए आधुनिक सौदे ने हमसे अपूर्व शक्ति का वादा किया था और उस वादे को निभाया गया, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ी उसके बारे में क्या। शक्ति के बदले आधुनिक सौदे ने हमसे अर्थ को त्याग देने की अपेक्षा की थी। मनुष्य इस रोंगटे खड़े कर देने वाले तकाजे से किस तरह निपटे। इस तकाजे की स्वीकृति बहुत आसानी से नैतिकता, सौंदर्य और करुणा से वंचित एक अंधेरी दुनिया के रूप में फलित हो सकती थी। लेकिन तथ्य यह है कि आज मानव जाति न सिर्फ हमेशा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, बल्कि वह अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण है। मनुष्य यह कैसे कर सके? यह कैसे मुमकिन हो सका कि देवताओं से स्वर्ग और नर्क से रहित इस दुनिया में नैतिकता, सुंदरता और करुणा तक जीवित बनी रह सकी? पूंजीपति एक बार फिर फुर्ती से इसका सारा श्रेय बाजार के अदृश्य हाथ को दे देती है। लेकिन बाजार का हाथ सिर्फ अदृश्य ही नहीं है, वह अंधा भी है, और वह मानव समाज को स्वयं कभी न बचा पाया होता। दरअसल एक देहाती मेला भी किसी देवता, राजा या गिरजाघर की सहायता के बिना खुद को नहीं संभाल सकता। अगर अदालतों और पुलिस समेत हर चीज़ बेचे जाने के लिए है तो भरोसा उठ जाता है, खास समाप्त हो जाती है, साख समाप्त हो जाती है और कारोबार मुरझा जाता है। तब फिर आधुनिक समाज को ढहने से किस चीज़ ने बचाया? मानव जाति की रक्षा मांग और पूर्ति के नियम ने नहीं की, बल्कि एक क्रांतिकारी नए मजहब मानववाद ने की है।